सिस्टमैटिक एनालिसिस की तलाश में हैं जो इस टॉपिक के हर एक न्यूआंस को प्रैक्टिकली कवर करे, तो ऑनेस्टली यू आर इन द एग्जैक्ट राइट प्लेस। हम बिल्कुल एक इंकरेजिंग मेडिकल प्रोफेसर की तरह इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को ब्रेक डाउन करेंगे। मेडिकल टर्म्स हम नेचुरली इंग्लिश में ही रखेंगे और बाकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगी, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। फटाफट अपने नोटबुक्स और पेन्स निकाल लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारे हाई यील्ड क्लिनिकल पर्ल्स आने वाले हैं। हमारा रोड मैप क्लियर है। हम डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, ट्रिगर्स और रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे, फिर क्लिनिकल फीचर्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस और फाइनली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पर आएंगे। सो लेट्स गेट मूविंग। ओके, तो सबसे पहले अपना फाउंडेशनल बेस एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं। सेक्शन 1, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। आखिर क्लिनिकल सेटिंग में एस्थमा एक्चुअल में है क्या? एस्थमा का कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां ध्यान से देखिए। बेसिकली इट्स अ डिजीज ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिवनेस। और इस वजह से क्या होता है? वाइड स्प्रेड स्पैस्मोटिक नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेजेस। हिंदी में समझें तो आपका एयरवे एकदम से हाइपर रिएक्ट करता है और अचानक से नैरो हो जाता है। बट हियर इज द एब्सोल्यूट की पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल। एक एस्थमेटिक का एयरवे दवा लेने के बाद वापस पूरी तरह ओपन हो सकता है, जो इसे सीओपीडी जैसी दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस से बिल्कुल अलग बनाता है। Now, what's really critical here is the classification based on severity. इसको केयरफुली नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर क्लिनिकल प्रैक्टिस में यही आपका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करेगा। हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर पेशेंट को वीक में 2 बार से कम सिम्टम्स आते हैं तो इट्स इंटरमिटेंट। अगर फ्रीक्वेंसी 2 बार से ज़्यादा है पर डेली नहीं तो माइल्ड परसिस्टेंट। लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स डेली हैं तो वो मॉडरेट परसिस्टेंट की कैटेगरी में आता है। और अगर सिम्टम्स दिन भर कंटिन्यूसली रहते हैं तो दैट इज सिवियर परसिस्टेंट। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, पैथोफिजियोलॉजी। चलिए लंग्स के माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डाइव करते हैं और समझते हैं कि सेल्यूलर लेवल पर इस बीमारी में एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये लिटरली एक पूरी सेलुलर वॉर है जो एयरवेज में चल रही है। ध्यान से इस स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म को समझिए। जब कोई एलर्जन पहली बार बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम के TH2 सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये TH2 सेल्स बी सेल्स को सिग्नल देते हैं कि बॉस, एलर्जन स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज बनाओ। फिर ये IgE एंटीबॉडीज जाकर सीधे मास सेल्स के सरफेस पर बाइंड हो जाते हैं। इस फेज को हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। अब पेशेंट प्राइम्ड है। जब वही एलर्जन दोबारा एयरवे में आता है तो वो इन IgE रिसेप्टर से क्रॉस लिंक करता है, जिससे अचानक से मास सेल डीग्रैन्युलेशन होता है। मास सेल्स लिटरली फट जाते हैं और हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। इसका डायरेक्ट रिजल्ट, आपके स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, जिससे हम ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और बहुत सारा थिक म्यूकस बनने लगता है, यानी म्यूकस हाइपर सिक्रीशन। लेकिन वेट, अगर आप इस इन्फ्लामेशन को क्रॉनिक और अनट्रीटेड छोड़ दें तो क्या होगा? तब होता है क्रॉनिक एयरवे रीमॉडलिंग। इसे अंडरलाइन कीजिए अपनी नोट्स में, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और परमानेंट चेंज है। आपकी एयरवे की बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाती है। जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लेजिया होता है। मतलब मसल्स का साइज और नंबर दोनों बढ़ जाता है, जिससे एयरवे और भी टाइटली स्क्वीज होता है। म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स का साइज बढ़ जाता है और एयरवेज में ईसनोफिल इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। ये परमानेंट रीमॉडलिंग इरिवर्सिबल लंग डैमेज कॉज कर सकती है, सो यू एब्सोल्युटली हैव टू बी केयरफुल। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ट्रिगर्स एंड रिस्क फैक्टर्स। आखिर वो कौन से एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई हैं जो इस डेंजरस इम्यून कैस्केड को ट्रिगर करते हैं? कॉमन एस्थमा ट्रिगर्स आपके सामने हैं। एलर्जेंस जैसे डस्ट माइट्स, पॉलन और पेट डैंडर तो हम सब जानते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कोल्ड एयर और टोबैको स्मोक भी सिवियर ट्रिगर्स हैं। लेकिन एग्जाम्स और क्लिनिकल नॉलेज के लिए सबसे हाई यील्ड पर्ल है मेडिकेशंस। हमेशा ध्यान रखना, एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा और बीटा ब्लॉकर्स का यूज एस्थमेटिक पेशेंट्स में सिवियर अटैक्स करवा सकता है। NSAID साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करते हैं, जिससे ल्यूकोट्रीन्स का लेवल अचानक शूट अप हो जाता है, कॉजिंग सिवियर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। इसके अलावा एक्सरसाइज और रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस भी मेजर ट्रिगर्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं। जेनेटिक्स और अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट का भी इसमें बड़ा रोल है। एस्थमा हाईली पॉलीजेनिक है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। ये हाइपोथेसिस सजेस्ट करती है कि आजकल की मॉडर्न एक्सट्रीमली क्लीन अर्बन लाइफ में बच्चे माइक्रोब्स और इन्फेक्शन से अर्ली एज में एक्सपोज नहीं होते। इस लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से इम्यून सिस्टम नेचुरली मैच्योर नहीं होता और वो TH2 इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही आगे चलकर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस और एस्थमा का प्राइमरी कारण बनता है। लेट्स मूव राइट अलोंग टू सेक्शन 4, क्लिनिकल फीचर्स एंड सिम्टम्स। अब अपना क्लिनिकल ब्रेन यूज कीजिए और इमेजिन कीजिए कि एक पेशेंट आपके पास क्लिनिक या इमरजेंसी रूम में चलकर आता है। उसके क्लासिक प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होंगे? यहाँ एस्थमा का क्लासिक क्लिनिकल ट्रायड ध्यान से देखिए। पैरोक्सिज्म्स ऑफ डिस्निया,
कॉफ और वीजिंग। डिस्निया मतलब अचानक से सिवियर सांस फूलना और ब्रेथलेसनेस फील होना। कफ यानी लगातार खांसी आना। और सबसे इंपॉर्टेंट वीजिंग। वीजिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक हाई पिच्ड सीटी जैसी आवाज़ होती है। ये आवाज़ टिपिकली एक्सपिरेशन के टाइम यानी सांस छोड़ते वक्त सुनाई देती है, क्योंकि स्वोलन और नैरोड एयरवेज के थ्रू हवा ज़बरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। अपने नोटबुक में इन की क्लिनिकल साइंस को मिटिकुलसली नोट कीजिए। पेशेंट को टैकिपनिया होगा, मीनिंग वो बहुत तेजी से सांस लेगा। उनका एक्सपिरेटरी फेज प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिससे IE रेशियो डिक्रीज हो जाता है। एक बहुत ही क्लासिक साइन है पल्सिस पैराडॉक्सिस, जहां डीप इंस्पिरेशन के टाइम स्ट्रोक वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर एबनॉर्मली ड्रॉप हो जाते हैं। और क्योंकि पेशेंट हवा अंदर तो ले रहा है, पर नैरो एयरवेज की वजह से उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा, एयर लंग्स में ट्रैप हो जाती है। इस कंडीशन को हम हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स कहते हैं। अब थोड़ा सीरियस टोन अपनाते हैं। सेक्शन 5 एस्थमा कॉम्प्लिकेशंस। अगर इन सिम्टम्स को इग्नोर किया गया और एस्थमा अटैक सिवियरिटी लिमिट क्रॉस कर गया तो सीरियसली पेशेंट की लाइफ खतरे में आ सकती है। कुछ देर पहले हमने क्लिनिकल ट्रायड देखा था, पर उसके एक्सट्रीम एंड पर आता है स्टेटस एस्थमेटिकस। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज ये एक सिवियर अनरेमिटिंग एग्जैसिबेटिंग है जो स्टैंडर्ड ब्रोंकोडाइलेटर थेरेपीज से ठीक नहीं होता। एल्बिट्रॉल काम नहीं करता। ये एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है जहां पेशेंट बोलने तक में इनकेपेबल हो जाता है, पूरी तरह एग्जॉशन में चला जाता है और उसे इमीडिएट इंटेंस IV इंटरवेंशन और शायद इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है। जब एयरवेज कंप्लीटली नैरो हो जाते हैं और थिक म्यूकस प्लग्स उन्हें ब्लॉक कर देते हैं तो गैस एक्सचेंज पूरी तरह बंद हो जाता है। पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल नहीं कर पाता। इस डेंजरस CO2 बिल्डअप को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, जो अल्टीमेटली अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर का रूप ले लेता है। इसके अलावा हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने से न्यूमोथोरैक्स यानी लंग कोलैप्स भी हो सकता है। और अगर किसी का एस्थमा सालों तक पॉली कंट्रोल्ड रहे तो वो क्रॉनिक डिजीज में प्रोग्रेस होकर एस्थमा COPD ओवरलैप बन सकता है, जिसका प्रोग्नोसिस फ्रैंकली बहुत पोर होता है। Finally, let's move to our last section, diagnosis and treatment. As a medical professional, आप इस बीमारी को accurately confirm कैसे करेंगे और इसे pharmacologically manage कैसे करेंगे? Let's break it down. डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए स्पायरोमेट्री यानी PFTs गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। आस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न शो करेगा जहां FEV1 और FEV1/FVC रेशियो कम होते हैं। लेकिन डायग्नोसिस तभी कंफर्म होता है जब आप रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। अगर आप पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं और FEV1 में सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट आता है, तभी ये आस्थमा है। दूसरी तरफ एक्यूट इमरजेंसी सेटिंग में हम आर्टीरियल ब्लड गैस यानी ABG यूज करते हैं। शुरू में टैकिपनिया की वजह से CO2 वॉशआउट होती है, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। लेकिन अगर ABG अचानक से नॉर्मल या हाई CO2 दिखाने लगे, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने लगे, तो समझ लीजिए पेशेंट थक चुका है और एयरवेज कंप्लीटली ब्लॉक हो रहे हैं। दैट इज द मैसिव रेड फ्लैग। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को याद रखने का सबसे बेस्ट और ईजिएस्ट तरीका है इन्हें 2 एग्जैक्ट ड्रग क्लासेस में कैटेगराइज करना, रिलीवर्स और प्रिवेंटर्स। अपने नोट्स में ये टेबल डेफिनेटली बना लीजिए। क्विक रिलीफ या रिलीवर्स में आते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट्स यानी SABS, जैसे अल्बिट्रॉल जो स्मूथ मसल्स को तुरंत रिलैक्स करते हैं। इसके साथ एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं जैसे आइपोट्रोपियम। लॉन्ग टर्म कंट्रोल या प्रिवेंटर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एजेंट है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल फ्लूटिकासोल, जो इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं। उनके साथ हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी लाबाज यूज करते हैं। और अगर एस्पिरिन इंड्यूस्ड या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा का केस है तो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे मोंटेलुकास्ट बहुत इफेक्टिव होते हैं। और इन सारी मेडिकेशंस को क्लिनिकली यूज कैसे करना है, इसके लिए हम स्टेप वाइज ट्रीटमेंट अप्रोच यूज करते हैं। हम पेशेंट की सिवियरिटी के बेसिस पर थेरेपी को रैंप अप करते हैं। स्टेप 1, अगर सिम्टम्स इंटरमिटेंट हैं तो सिर्फ जरूरत पड़ने पर साबा यूज कीजिए। स्टेप 2, अदर सिम्टम्स परसिस्टेंट हो रहे हैं तो एक लो डोज इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेली ऐड करें। स्टेप 3, अगर तब भी कंट्रोल नहीं मिल रहा तो एक लाबा ऐड करें या फिर ICS का डोज मीडियम कर दें। और स्टेप 4, एक्सट्रीम केसेस में हमें हाई डोज ICS, उसके साथ लाबा और समटाइम्स ओरल स्टेरॉइड्स या टारगेटेड बायोलॉजिक्स तक एस्केलेट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट इज लिटरली ऑलवेज स्केल्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स सिम्टम कंट्रोल। तो आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करने से पहले मैं आप सबके दिमाग में एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन छोड़कर जाना चाहता हूं। द फ्यूचर ऑफ एस्थमा। क्या आगे आने वाले टारगेटेड बायोलॉजिक्स और जेनेटिक्स बेस्ड मल्टीओमिक्स अप्रोचेस हमें इस बीमारी का परमानेंट क्योर दे पाएंगे, या फिर हम हमेशा सिर्फ सिम्टम्स को ही मैनेज करते रहेंगे? ये करंट मेडिकल साइंस का अगला बड़ा फ्रंटियर है। मुझे पूरी उम्मीद है आज आपको इस डीप डाइव एनालिसिस से काफ़ी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे।
अगर आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रीमियम मेडिकल कंटेंट के लिए हमारे मेडिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप मेकिंग नोट्स, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द